हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कल की कॉज लिस्ट में जो 3 जुलाई को सुनवाई होनी थी, अर्थात जो कल सुनवाई होगी कॉमन नंबर को लेकर, वो कॉज लिस्ट में नहीं था। लेकिन यदि आज शाम तक कॉज लिस्ट में ये केस आपको नहीं मिलता है तो फिर इसकी सुनवाई फिर किस दिन होगी? फिर इसकी सुनवाई होगी 6 जुलाई को, क्योंकि आज केवल हेमंत गुप्ता और अर्चना मैम की ही केवल बेंच बैठेगी। आज कोई दूसरी बेंच नहीं बैठेगी। तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में ये केस आपको देखने को मिले। तो फ़िलहाल ये कॉज लिस्ट में नहीं है। शाम तक यदि सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में यदि कॉमन नंबर का केस आपको मिलता है तो ही कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, अन्यथा 3 जुलाई को कॉमन नंबर केस की जो सुनवाई होनी थी वो आपको सुनवाई यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी केस हो चुके हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को टारगेट बना के केस ठोका है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है MRC रूल क्या होता है, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो में थोड़ी देर बना रहना होगा, क्योंकि MRC रूल कहाँ से बना, क्यों बना, क्या इसका आधार है और क्या ये वैध है या अवैध है, तो ये प्रॉपर तरीक़ों पर सब पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। इसके अलावा पहले हम बात कर लेते हैं कि कल जो लेटर जारी हुआ है, मैं आपको वीडियो में पहले कल शाम ही मैंने आपको इससे अवगत करा दिया था अपनी वीडियो के माध्यम से। तो आप देख रहे होंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपने PNP को टारगेट बनाकर कॉज लिस्ट जारी कर दी है, केस के लिए पिटीशन फाइल कर दी है और 7 तारीख को 11 बजे सुबह इस पर सुनवाई होनी है। इसके अलावा जो मुद्दे जो मीटिंग हुई थी, उन मीटिंगों में एक बात जो पूरी रात हजम नहीं हुई, अब सुबह भी दिमाग ख़राब रहा, क्योंकि ये यदि काउंसलिंग नहीं होनी है दूसरी, तो ये BSA प्रतापगढ़ या अलग अलग जो BSA अधिकारी हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, ये बच्चों से अपने डॉक्यूमेंट वापस ले जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे क्या चक्कर है? क्योंकि यदि आपको ज्वाइनिंग ही देनी है तो आप बच्चों के डॉक्यूमेंट, अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट आप क्यों वापस कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वापस करना बनता नहीं है, सरकार लड़ रही है बच्चों के हित में, तब ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट क्यों वापस करे जा रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। उसके अलावा जूनियर हाई स्कूल के जो पद हैं सहायता प्राप्त स्कूलों में, उसके लिए बार बार ब्यौरा मांगा जा रहा है। गवर्नमेंट, ये जो स्कूल है, ये अभी इन्होंने अपना ब्यौरा सरकार को नहीं सौंपा है। इसका मतलब सरगर्मियां तेज है जूनियर हाई स्कूल को लेकर, कभी भी भर्ती निकल सकती है इसको लेकर। अब बात कर लेते हैं MRC मुद्दे की। ये एक भाई ने पोस्ट किया था, उस पोस्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा और बहुत ही अच्छा पोस्ट है, इसको अच्छी तरीके से समझाया गया है। सबसे पहले MRC प्रकरण पर जो अफवाह फैलाई जा रही है, असलियत समझते हैं क्या है, MRC का मतलब क्या है। बात है 68,500 की। जब उस भर्ती में प्रदेश स्तर पर सेलेक्ट लोगों की लिस्ट तैयार की गई, जब कुछ OBC SC के अभ्यर्थियों को जो मेरिट में जनरल के बराबर या तो ऊपर थे, या तो बराबर थे या ऊपर थे, उन्हें जनरल के सापेक्ष जिला आवंटन दिया गया। मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है MRC की। जो 68,500 पिछली भर्ती थी, उसमें OBC SC के जो बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, वो मेरिट में या तो जनरल के बराबर थे या उनसे ऊपर थे, तो उन्हें जनरल में काउंट किया गया, मतलब उन्हें अनरिजर्व में काउंट किया गया। ऐसे में कुछ OBC SC जो अनरिजर्व कैटेगरी में थे, परंतु उनके पसंद के ज़िले उन्हें नहीं मिले, तो उन्होंने क्या करा, उन्हें अपना पसंद का ज़िला नहीं मिला, क्योंकि जब वो जनरल में काउंट हुए तो उनकी वो वैल्यू कम हो गई। यहीं से इसका जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं दूर के ज़िले में पसंद नहीं मिला और उन्हें वो ज़िला पसंद नहीं आया, जबकि उनमें कुछ कम गुणांक वाले OBC को उनकी पसंद का ज़िला मिल गया, कुछ कम गुणांक वाले कम OBC को उनका पसंद का ज़िला मिल गया। ऐसे में वो अभ्यर्थी दूसरे ज़िले में गए और उन्होंने न्यायालय की शरण मांग ली। तो जो OBC SC के बच्चे थे, हुआ क्या, मान लीजिए OBC के दो कैंडिडेट हैं, ये बच्चा अनरिजर्व में चला गया और ये बच्चा थोड़े से नंबर कम थे इसके मुकाबले, ये अपनी कैटेगरी में ही रहा। जब ये बच्चा OBC का अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट हुआ तो इसको वो ज़िला पसंद अच्छा नहीं मिला जो इसकी चॉइस थी, क्योंकि ये अपनी ओवरलैपिंग की थी इस बच्चे ने।
वहीं जो दूसरा बच्चा ओबीसी के था ये ओवरलैप नहीं कर पाया, तो इसे इसका पसंद का जिला मिल गया, यहीं से एमआरसी का जन्म हुआ। तो उन्होंने न्यायालय में ये बात कही, जब हम ओबीसी हैं तो हमें हमारे ज़िले की ओबीसी सीट क्यों ना दी गई। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब हम ओबीसी हैं तो हमें हमारे ही ज़िले में नौकरी क्यों नहीं दी गई। मतलब अनरिजर्व में सेलेक्ट होकर हमारा तो नुकसान हो गया है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, आप हमें अनरिजर्व में डालें ओबीसी में, आप हमें हमारा जिला दें। अब जो एमआरसी का प्रकरण है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट। तो जो मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट है वो अपने लिए सीट रिजर्व करता है हाई कैटेगरी की। इसके अलावा जब न्यायालय में मैटर पहुंच गया तो न्यायालय ने आदेश दिया कि ऐसे बच्चों को वापस उनके पसंद के ज़िले में ट्रांसफ़र किया जाए और आने वाली भर्ती में भी इसका ध्यान रखा जाए। आने वाली भर्ती वही है 69,000 शिक्षक भर्ती जो आपके सामने है। अब मतलब ये है कि आप ओबीसी को आप अनरिजर्व में ना गिनें, ये कोर्ट का आदेश था, और आप ओबीसी को ओबीसी मानते हुए उसका जिला दें आप, और आगे से इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोग जानबूझकर अचयनित लोगों को भड़काने या तो जानकारी के अभाव की वजह से प्रोपेगेंडा फैलाना चाह रहे हैं। अब एमआरसी की वजह से ओबीसी और एससी को नुकसान हो गया है, ऐसा मतलब फैलाई जा रही है बात कि एमआरसी की वजह से ओबीसी एससी को नुकसान हो गया है, जबकि असल में सिलेक्शन लिस्ट पहले नॉर्मल रिजर्वेशन के आधार पर तय की गई। अर्थात पहले 34,500 अनरिजर्व सीट पर सभी हाई मेरिट वालों को लिया गया। मतलब सबसे पहले जो लिस्ट बनी है वो बनी थी हाई मेरिट वाले बच्चों की, फिर चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, कोई भी हो। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ओबीसी कोटे की सीट पर अगले हाई मेरिट ओबीसी को लिया गया। इस प्रकार नेक्स्ट हाई मेरिट एससी को उनके कोटे के अनुसार लिया गया। मतलब ये है कि यदि उन्हें उनकी पसंद का जिला नहीं मिल रहा था तो उन्हें कोर्ट के निर्णय के अनुसार उन्हें उन्हीं का जिला देने के लिए उन्हें, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि अनरिजर्व कैटेगरी के बदले में आप इनको इन्हीं की कैटेगरी में नौकरी दें, तो उस हिसाब से उनको वहाँ पर चयन दे दिया गया। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब बात करते हैं आगे। अब हम एमआरसी नाम की बला को समझने के लिए कुछ किरदार रचे हैं जो पूर्णतः काल्पनिक है। कोई भी साथी इस बात को अपने अन्यथा न ले। जैसे ए शर्मा जी हैं और वो जनरल के हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है 73% पर। एक व्यक्ति हैं और वो हैं शर्मा जी और वो जनरल में हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है। दूसरे यादव जी हैं, वो उनका 72% पर अनरिजर्व में हुआ है। और दूसरे भी बी यादव जी हैं, उनका 69% पर ओबीसी में सेलेक्ट पर गुणांक हुआ है। और चौथे पर ए कुमार जी हैं एससी और वो अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं 71% गुणांक पर। अब ये जो 71% गुणांक है इसके मायने क्या हैं। अब बी कुमार जी का एससी में सिलेक्शन हो जाता है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। उदाहरण के लिए एक ज़िले में जैसे आगरा है, वहाँ पर 820 सीट है आगरे में, और अनरिजर्व की 410 हैं, ओबीसी की 222 हैं, एससी की 172 है और एसटी की 16 सीट वहाँ पर हैं, जैसा कि सत्यता है। ए शर्मा जी ने अपनी पहली चॉइस पर आगरा भरी, उसी तरह सभी ने अपनी पहली चॉइस में आगरा भर दिया। अब हुआ यूँ कि आगरा की 410 अनरिजर्व सीट की आखिरी सीट पर गुणांक पाने वाले शर्मा जी हैं और 73% पर उनको 410 सीट में उनका नंबर आ गया। ओबीसी की आखिरी सीट पर 222वीं थी, उन पर बी गुणांक पा गया। बी जो यादव जी थे उनका सिलेक्शन हो गया 222वीं, बिल्कुल लास्ट वाली सीट पर। ऐसे में यदि एमआरसी ना हो तो बेचारे ए यादव जी को आगरा जनरल की सीट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यदि एमआरसी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने उन्हीं की कैटेगरी में जो यादव जी हैं, यादव जी ओबीसी की कैटेगरी में ही उनको आगरा दिलवा देता है। इसीलिए वो अभ्यर्थी पिछली बार यादव जी भी, ओबीसी भी और एससी भी इसीलिए कोर्ट की शरण में गए थे कि हमें हमारा जिला दिया जाए। अपनी दूसरी चॉइस ज़िले में उन्होंने भर दी। फिर वो करेंगे आपत्ति कि साहब बी ने यादव जी को जो 69,000 शिक्षक भर्ती में सीट भरी, हमारा नंबर नहीं आया। इसके अलावा क्या हुआ, ऐसे में बी यादव जी को 69 गुणांक में उन्हें ओबीसी के तहत आगरा मिल गया। मतलब जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में जो थे ए यादव जी, उनको नहीं मिला, लेकिन जो ओबीसी में बच्चा था उसे आगरा मिल गया। अब यादव जी जाएंगे कोर्ट में कि मुझे 72% पर आगरा नहीं मिला, लेकिन 69% पर दूसरे व्यक्ति को जो कि यादव ही है उसको कैसे मिल गया। तो मतलब वो ज़िला जो कि मैं चाहता था।
यहीं से एमआरसी फ़िल्टर, जिसके अनुसार यदि अनरिज़र्व में सेलेक्ट किसी ओबीसी वाले को उसकी चॉइस के ज़िले में अनरिज़र्व की सीट नहीं मिल रही है तो उसे ओबीसी की सीट दी जाएगी। मतलब यदि किसी अनरिज़र्व में उसकी पसंद की सीट ओबीसी नहीं मिल रही तो उसको ओबीसी की सीट दी जाएगी। ऐसा होने पर ऐसा नहीं हुआ तो वो लो मेरिट ओबीसी यादव जी की सीट खा गए। बस हुआ ये कि बी यादव जी को कोई दूसरा ज़िला मिलेगा। ठीक है, मतलब ऐसा होने पर ऐसा नहीं है कि लो मेरिट वाले ओबीसी जो हैं वो सीट खा गए। बस हुआ ये कि बी यादव जी को दूसरा ज़िला मिलेगा, क्योंकि चयन सूची तो पहले ही बन चुकी है। वो चयन सूची में बदलाव नहीं होता। वो हैं तो सब हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट ही। तो जो हाई मेरिटोरियस कैंडिडेट है वो रहेंगे तो उस लिस्ट में ही, पर ज़िले ऊपर नीचे हो जाएंगे उनके। तो इस पर भ्रांति फैलाई जा रही है। इस प्रकार पहले तो 69,000 लोगों की नॉर्मल आरक्षण के हिसाब से लिस्ट बनेगी। उसके पश्चात जिला आवंटन में उनको एमआरसी में लिया जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी है कि एमआरसी की वजह से सिलेक्शन किसी का नहीं रुका है, सिर्फ जिला मिलने में अंतर आया है। कुछ लोगों को अभी भी अनियमितता में नज़र आएंगी, वो इसलिए कि हमारे दिमाग में सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन रहता है। हम भूल जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नाम की भी कोई चिड़िया है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसके लिए ओबीसी और एससी अभ्यर्थी लास्ट ईयर कोर्ट में गए थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये बातें अगर आपको अब भी समझ में नहीं आती हैं तो कोर्ट में अभी 4 बात अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वकील कहेंगे, 4 बात उत्तर प्रदेश सरकार के एजी महोदय कहेंगे, तब आप उन बातों को समझ लेना, ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। क्योंकि समझने का एक सही समय होता है। जब तक व्यक्ति उन बातों को समझना ना चाहे तब तक वो उनको समझता ही नहीं है। कुछ व्यक्तियों को हर चीज़ में खोट दिखाई देती है, तो उन्हें इसमें भी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मोस्टली बच्चे वो होते हैं कि कहीं इसी वजह से तो हमारा सिलेक्शन नहीं रुक गया, कहीं हमें सही से रिजर्वेशन तो मिलता था, कहीं हमारा सिलेक्शन तो नहीं हो जाता। तो ये चीज़ें हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उसके ऊपर जो भ्रांति फैलाई गई है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक है वो जातिवाद के आधार पर है। जातिवाद से आधार का मतलब यहाँ पर ये है कि कुछ लोग केवल जातिवाद, उन्हें केवल ये पता है कि मैं इस विशेष जाति से बिलोंग करता हूँ, यदि मैं इनके हित की बात करूँगा तो मेरा वोट बैंक नहीं खिसकेगा। तो उन्होंने ही कुछ लोगों ने मिर्च मसाला यहाँ डालने का काम करा और उससे नुकसान हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी को, क्योंकि भर्ती फिर उतनी ही लंबी खिंचती है। जितनी ज़्यादा भर्ती पर केस पड़ेंगे उतनी लंबी खिंचेगी। और दूसरा जो विपक्ष है सरकार का, वो यही चाहता है कि भर्ती लंबी खिंचेगी, तो अगर ये सेलेक्ट हो भी गए तो हमारी गवर्नमेंट में होंगे, नाम हमारा होगा। तो ये चीज़ें जो है राजनीतिकरण करा जाता है, इनसे आप दूर रहिएगा। और प्रॉपर यदि अब भी समझ में नहीं आता तो कोर्ट के माध्यम से 7 तारीख को सुनवाई है, आपको सुनवाई की डिटेल सारी उपलब्ध करा दी जाएगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।